हेलो गाइस, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वॉइस। जैसे कि वॉइस में अब तक हम सारे टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सारे सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव तो टेंस में ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद मॉडल एक्सिलरीज वर्ब भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ स्पेशल सेंटेंस भी जो होते हैं उनके भी हम पैसिव वॉइस बनाना सीख चुके हैं। तो इस क्लास में हम सबकी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि हमने अब तक क्या सीखा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। तो इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस है और 4 ऑप्शन है। सेम ऐसी एग्जाम में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो द अकाउंटेंट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, टुक हमारी वर्ब है और द चेक हमारा ऑब्जेक्ट है। और ये सारी क्या है, अन्य चीज़ें हैं। तो हमें क्या सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मतलब है। हमने देखा कि टुक मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, मतलब टेक की सेकंड फॉर्म टुक लगी हुई है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है मतलब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज या वर हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है द चेक इज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। तो इस है तो ये तो हो ही नहीं सकता। और इसके बाद बी में वाज है और सी में भी वाज है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। डी में क्या हैड बीन, मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो डी हो नहीं सकता, ए हो नहीं सकता। अब बी में क्या है, द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, ओके। लेकिन द कस्टमर वाज टेकन द चेक बाय द अकाउंटेंट, लेकिन फ्रॉम द कस्टमर हम हटा नहीं सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, ओके। हमने आपको बताया था कि जो अदर चीज़ें होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद या बाई के पहले हम लगा देते हैं। आप इसे लास्ट में भी लगा सकते हैं लेकिन उसे हटाते नहीं हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। रिफ्यूज है मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वाज या वर्ब हमारी क्या लगेंगी, वाज या वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। तो जो हिम है, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट है और द गेट कीपर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो हिम को जब सब्जेक्ट की लगाएंगे तो ही हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, ही के बाद ही के अकॉर्डिंग वाज लगेगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो देखते हैं, एडमिटेंस, एडमिटेंस तो हमारा है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता, तो बिना सोचे समझे क्या ए लगा देंगे। अगर कुछ भी होता तो हम एक बार चेक भी करते। और अब देख लेते हैं, ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द गेट कीपर, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोहन वाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है। एग्जाम में आपको सिर्फ इतना देखना है, जैसे कि इसमें सब्जेक्ट हमारा हो गया और वर्ब मिल गई और द पॉलिटिकल लीडर्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और टेंस क्या, वाज इंटरव्यूइंग मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें क्या होगा, वाज या वाज बीइंग और वर्बिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो अब सिर्फ हमें इतना चेक करना है कि कहाँ पे सही लगा हुआ है। तो द पॉलिटिकल लीडर्स ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वर्बिंग लगेगा। तो हमने देखा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में चेक किया, वर्बिंग इसमें, इसमें वाज बीइंग है, इसमें आर बीइंग है, इसमें ईइंग भी, मतलब ये तीनों तो हो ही नहीं सकते हैं। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें एग्जाम में इसी तरह करना है, लेकिन यहाँ पे हम आपको समझाने की वजह थोड़ा और क्लियर करके बता रहे हैं। तो द पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग इंटरव्यूड बाय सोहन, ओके। सेंटेंस है हमारा, द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। तो द बिल्डर हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव बिल्ट हमारी वर्ब हो गई, अब परफेक्ट डैम ऑब्जेक्ट हो गया और ये अदर थिंग्स हो गई। तो द बिल्डर्स, अब देखो हैव बिल्ट लगा है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज़ बीन, हैव बीन और V3 लग जाएगा। तो अब परफेक्ट डैम हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि पहले हेल्पिंग वर्ब चेक करते हैं, हैव बीन, हैज़ बीन, तो अब परफेक्ट डैम के अकॉर्डिंग हैज़ बीन आएगा। इसमें देखा हैज़ लगा, ये हो नहीं सकता, हैज़ बीन लगा है, ओके हो सकता है, हैव बीन लगा ये भी नहीं हो सकता, वाज बीन लगा ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चेक कर लेते हैं, अब परफेक्ट डैम हैज़ बीन, ओके, अब परफेक्ट डैम है, इसके अकॉर्डिंग हैज़ बीन लग जाएगा। बिल्ट V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय द बिल्डर्स या अक्रॉस द स्ट्रीम हम बाय के पहले भी लगा सकते हैं और बाय के मतलब सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, ओके। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो दे हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, शुड फॉलो वर्ब और ऑल द इंस्ट्रक्शंस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं कि ये शुड आ गया। शुड तो हमने आपको बताया था कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इनके सबके जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होता है, शुड बी, कुड बी, कैन बी, ये सब हमारी क्या हो जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब हो जाती है और V3 लग जाता है। तो हम वैसे ही करेंगे ऑल द इंस्ट्रक्शंस, तो ऑल द इंस्ट्रक्शन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग शुड बी, अकॉर्डिंग क्या, शुड तो सबके साथ ही लगता है। तो ऑल द इंस्ट्रक्शन शुड बी केयरफुली फॉलोड बाई देम, क्योंकि दे को जब हम उधर ले जाएंगे तो बाई के साथ जाएगा और देम हो जाएगा, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर हो नहीं सकता, हैव, कैन हो नहीं सकता, तो क्या होगा, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं और सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। शट द डोर एंड लीव। अब हमने आपको इम्परेटिव सेंटेंस बताया था। इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, ये मुख्य क्रिया से स्टार्ट होते हैं, मतलब मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, एंड लीव, और चले जाओ। हम इससे हमें समझ आ रहा है कि हम गुस्से में किसी से बोल रहे हैं कि शट द डोर एंड लीव। ठीक है, तो देखते हैं। लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव। ओके, ठीक है, हो सकता है। लेट द डोर बी शट, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि शट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, शट ही होती है, तो शटेड ये हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता। लेट द डोर बी शट एंड यू बी लेफ्ट, ये भी नहीं हो सकता। लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव। ठीक है, लेट द डोर बी शट। अब देखो यहाँ पे लेट बी है तो ये डी भी नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले लेट आता है, फिर जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेट के बाद आता है, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव। ठीक है। हु नोज यू, मैंने इस तरह से भी आपको बताया था। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हु का क्या कर देते हैं, बाय हुम कर देते हैं। फिर ये हमारा क्या है, आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, तो आर लगेगा यू के अकॉर्डिंग। तो बाय हुम आर यू नोन। ओके, फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें हुम है, ये हो नहीं सकता, टू हुम हो नहीं सकता, लास्ट में इसका तो वही मतलब क्या किया, इसको ऐसे ही बदल दिया। तो हु का तो बाय हुम होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ओके, हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करो लेकिन उनसे बदले में कुछ भी उम्मीद मत रखो। ठीक है, तो ये भी क्या इम्परेटिव सेंटेंस है, मतलब एक एडवाइस दी जा रही है, किसी को सलाह दी जा रही है। ठीक है, तो यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प अदर्स एंड एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, मतलब आपको सलाह दी जाती है कि आप दूसरों की मदद करें और उनसे कुछ भी, मतलब एनीथिंग मतलब कुछ भी वापस की उम्मीद रखें। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एनीथिंग लगा है। सेम इसी तरह यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प अदर्स एंड एक्सपेक्ट एनीथिंग रिटर्न, तो सी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, और इसमें क्या है, फॉरबिडन लगा हुआ है और एनीथिंग लगा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, लेट अदर्स बी हेल्प्ड, लेट अदर्स बी हेल्प्ड एंड एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वन कुड सी हर लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स। वन कुड सी हर लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स। तो अब देखो वन हमारा सब्जेक्ट और कुड लगा है, मतलब इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो कुड भी हो जाएगा, और सी वर्ब हो गई और हर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी ये सब क्या है, अदर्स थिंग्स हैं, तो इसे हम बाद में लगा सकते हैं। तो जब हर को हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, तो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, और इसके बाद वो कुड बी हो जाएगा, और सी की वर्ब थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगी। तो सी कुड बी सीन और लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी कुड बी सीन लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं होता तो हम उसे बाई के द्वारा नहीं ले जाते, जैसे वन हो गया, एवरी वन हो गया, पीपल हो गया, ये जो अगर सारे सब्जेक्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें बाई के द्वारा ले जाएं। देखो ए हो नहीं सकता, फ्लावर बेड्स हमारा ऑब्जेक्ट है नहीं है। सी कुड बी लाइंग ऑन फ्लावर बेड्स सीन, ऐसा हो नहीं सकता, पहले वर्ब आएगी। ठीक है, फिर सी कुड बी, सी यहाँ पे कुड बी नहीं लगा है, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़। ठीक है, तो वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, एक्सपेक्ट हमारी वर्ब और गुड न्यूज़ हमारी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हम क्या समझ आ रहा है कि वर्ब का बेस फॉर्म लगा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज़ आर एम हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी, और V3 तो गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग इज़ लगेगा। तो गुड न्यूज़ इज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सपेक्टेड बाई अस, तो गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड बाई अस। तो लेट गुड न्यूज़, लेट अस एक्सपेक्टिंग गुड न्यूज़, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है माई टीचर गिव मी अ जर्नल टू रीड। माई टीचर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, गिव मतलब गिव की सेकेंड फॉर्म लगी है तो वर्ब हो गई, मी हमारा ऑब्जेक्ट, और आ जनरल टू रीड
ये भी आ जनरल भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मी हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आ जनरल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम इसको भी पहले ला के बना सकते हैं और इसको भी पहले ला के बना सकते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या मतलब किसको लगा कर बनाया गया और कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो जैसे कि वाज गिवन अ जनरल बाई, तो ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अ जनरल टू रीड वाज गिवन, ये भी नहीं हो सकता। अ जनरल वाज गिवन, हाँ ये कर सकते हैं। अ जनरल को इधर लाते हैं, फिर वाज लगाएंगे, वाज वर्स हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर गिवन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म मी, गिवन मी नहीं हो सकता क्योंकि गिवन टू मी होना चाहिए, है ना, क्योंकि जब हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा और दो ऑब्जेक्ट दिए होंगे, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको अगर ले जाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद पहले टू का यूज़ करेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आई वॉज, अब हमने क्या किया, मी को पहले ले आए, तो आई के अकॉर्डिंग वॉज लग जाएगा, तो आई वॉज गिवन अ जनरल बाय माई टीचर टू रीड, तो डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, हमने क्या बताया था, जिनमें टू लगता है उन्हें जब हम क्या बोलते हैं पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, टू बी डन। तो इसका क्या, टू डू दिस बाई, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव, ये भी नहीं, इट कैन बी, कैन नॉट तो लग ही नहीं सकता, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट या दिस कुछ भी कर सकते हैं, दोनों का सेम ही मतलब होता है। ठीक है, तो दिस इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय द पब्लिक, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय द पब्लिक। अब ये हमारा क्या पैसिव वॉइस है, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस में बदलेंगे, तो बाय द पब्लिक, तो द पब्लिक हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब ये सब्जेक्ट होगा तभी तो इसको हमने बाय के द्वारा उधर ले गए, तो द पब्लिक हो जाएगा। फिर हमने देखा शुड नॉट बी, मतलब क्या है, शुड आएगा, क्योंकि शुड नॉट बी लगा है तो शुड नॉट हो जाएगा, तो द पब्लिक शुड नॉट लाफ एट, ये हमारी वर्ब हो जाएगी, तो द पब्लिक शुड नॉट लाफ एट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। तो देखते हैं, फिजिकली चैलेंज पीपल ये तो हो नहीं सकता, द पब्लिक ये स्टार्ट है लेकिन विल नहीं लग सकता, सेल नहीं लग सकता, तो द पब्लिक शुड नॉट लाफ एट फिजिकली चैलेंज पीपल, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, दे से दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स, हमने आपको इस तरह का सेम एक बताया हुआ था, दे सेड लगा है तो उसे हम क्या कर देते हैं, इट इज़ सेड दैट, क्योंकि ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और इट इज़ सेड दैट क्या हो जाएगा, तो इट इज़ सेड दैट, ठीक है, ये हो जाएगा, और जो बिल्कुल लगा हुआ है वो वैसे ही रहेगा, तो इट इज़ सेड दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स। ओके, तो इट इज़ सेड दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स कहाँ है देखते हैं हम, इट वॉज सेड, वॉज तो हो नहीं सकता, इट इज़ बीइंग भी नहीं लगा सकते क्योंकि कहीं पे भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही, कंटिन्यूअस की बात नहीं हो रही, इट इज़ सेइंग भी नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज़ सेड दैट द पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, तो कैन लगा है मतलब ये मॉडल एक्सिलरीज वर्ब है, और इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो कैन भी हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव है तो स्ट्रक्चर हमारा इंट्रोगेटिव का ही रहेगा, बट हमें अपना पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, द पार्सल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और सेंड हमारी वर्ब मिल गई, तो हम क्या करेंगे, कैन ही लगेगा क्योंकि कैन ही हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, तो कैन और द पार्सल आ जाएगा और फिर बी लग जाएगा और सेंट हो जाएगा, तो कैन द पार्सल बी सेंट बाई अस टुमारो। ठीक है, तो देखते हैं, कैन बी ये तो स्ट्रक्चर ही नहीं हो सकता, कैन वी भी नहीं हो सकता क्योंकि वी तो उधर चला जाएगा, और कैन द पार्सल बी है नहीं, तो सेंट बाई अस टुमारो भी नहीं हो सकता, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैन द पार्सल बी सेंट बाई अस टुमारो। नेक्स्ट है हमारा, अ डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम एज सून एज ही गॉट होम, अ डिटेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, अरेस्ट वर्ब, और हिम हमारा ऑब्जेक्ट, बाकी सब हम वैसे ही रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हिम को जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और अरेस्टेड मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, तो ये मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो जब इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज या वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो ही के साथ वाज लगेगा, तो ही वॉज अरेस्टेड बाय अ डिटेक्टिव एज सून एज ही गॉट होम, एन अरेस्ट ये हो नहीं सकता, ए
और सी में यहाँ डिटेक्टिव वॉज, डिटेक्टिव तो सब वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो उधर चला जाएगा। एन अरेस्ट हो ही नहीं सकता, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो एग्जाम में बहुत ही कम टाइम में आप जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, और सभी जानते हैं कि सीजीएल मेंस में हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस, है ना। 25 से 27 क्वेश्चन आते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। डू नॉट मेक अ नॉइज़, अब ये क्या है, डू नॉट मेक अ नॉइज़, ये भी क्या इंपरेटिव सेंटेंस है और हमने आपको बताया जिसमें डू नॉट या डोंट लगा होता है तो क्या होता है, फॉरबिड भी, मतलब फॉरबिड भी कर सकते हैं, फॉरबिड का मतलब मना करना होता है, और टू के पहले नॉट लगा के कर सकते हैं, नॉट टू भी कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका क्या बनेगा, मेक अ नॉइज़ है, ठीक है, डू नॉट मेक अ नॉइज़, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेट अ नॉइज़ बी मेड नॉट, ये तो हो ही नहीं सकता। यू आर रिक्वेस्टेड भी नहीं कर सकते क्योंकि प्लीज़ नहीं लगा है। यू आर ऑर्डर्ड भी नहीं कर सकते, यू आर ऑर्डर्ड कह सकते हैं कि मतलब डू नॉट मेक अ नॉइज़, हमने चिल्ला के किसी को ऑर्डर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टू नॉट मेक अ नॉइज़ कह रहा है तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि नॉट पहले आना चाहिए टू के। तो डी हमारा है, यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज़, ठीक है, तो आपको मना किया जाता है कि आप शोर ना मचाएं, तो यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज़ इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, पीपल आर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई एंड आर ब्रेकिंग द फर्नीचर। अब हम देखेंगे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और इसमें दो सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। तो देखते हैं कैसे बनाना है। तो ये हमारा सब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद वर्ब मिल गई और ऑब्जेक्ट भी मिल गया, इधर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इज़ आर एम बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अब हम क्या करेंगे, आ ह्यू एंड क्राई हमारा इधर आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, आ ह्यू एंड क्राई के अकॉर्डिंग इज लग जाएगा, तो आ ह्यू एंड क्राई इज बीइंग और रेज्ड हो जाएगा। उसके बाद एंड द फर्नीचर, और द फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इज लग जाएगा, द फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन बाय द पीपल, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पे है इस ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो बी में क्या है, ये तो ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आर का यूज़ किया गया है तो ये तो हो ही नहीं सकता। ह्यू एंड क्राई एंड द फर्नीचर इज बीइंग, ऐसा तो कर ही नहीं सकते हैं, ये भी गलत है। आ ह्यू एंड क्राई हैज़ बीन लग ही नहीं सकता, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ ह्यू एंड क्राई इज बीइंग रेज्ड एंड द फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन बाय द पीपल। नेक्स्ट है हमारा, अ बुलेट इन द चेस्ट इज एडोर्ड बाय द ब्रेव, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इज लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मतलब ये पैसिव वाइज है, इसको हम एक्टिव वाइज में बदलेंगे। जब एक्टिव वाइज में बदलेंगे जो बाई के साथ इधर पे गया है यही हमारा सब्जेक्ट होगा, है ना। तो द ब्रेव और इज एडोर लगा है मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, है ना। तो द ब्रेव एडोर्स अ बुलेट इन द चेस्ट। तो देखते हैं, अब यहाँ पे द ब्रेव सिंगुलर है, द ब्रेव क्या है, प्लूरल है, ठीक है। द ब्रेव मतलब हो जाता है बहादुर लोग, तो वो प्लूरल बन जाता है। किसी भी एडजेक्टिव के पहले द लगा देते, पुअर मतलब गरीब होता है, उसके पहले द लगा देंगे तो द पुअर का मतलब गरीब लोग, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, द ऑनेस्ट कर देंगे ईमानदार लोग। तो इसके लिए अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वो मतलब हम प्लूरल की तरह बनाएंगे। तो द ब्रेव के बाद में क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी और उसमें SEIS का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो द ब्रेव एडोर अ बुलेट इन द चेस्ट, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एडोर्स लगा ये हो नहीं सकता, एडोर लगा ये हो नहीं सकता, हैव एडोर्ड ये भी हो नहीं सकता, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। डिसीजन मस्ट बी टेकन, डिसीजंस मस्ट बी टेकन, ठीक है, निर्णय अवश्य ही क्या लिए जाने चाहिए। तो यहाँ पे मस्ट भी लगा हुआ है और कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो मान लिया हमने कि बाय के द्वारा यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा, बाय एस हो सकता है, बाय देम हो सकता है, बाय यू हो सकता है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिसीजन शुड बी टेकन, शुड तो हो नहीं सकता उसका, ठीक है। और इट इज़ गुड टू टेक डिसीजन ये भी नहीं हो सकता, वी शुड टेक डिसीजन ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन वी मस्ट टेक डिसीजन क्या हो जाएगा, मान लिया हमने बाई एस यहाँ पे होगा तो वी हो जाएगा और मस्ट आ जाएगा, मस्ट भी हट जाएगा और टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डिसीजंस, तो वी मस्ट टेक डिसीजन इज द राइट आंसर हियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई एम श्योर कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और सारे जितने भी एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है वो सब आपको रिवीजन हो गया है। एंड यहाँ से हमारा पैसिव वाइज फिनिश होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हम नरेशन की करने वाले हैं, जिसमें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, एंड अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आप कुछ भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं या आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके।
थैंक यू।